हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस चैनल इग्नो गाइडेंस में। और मैं आरती। चलिए आइए आज देख लेते हैं और आपका BHDS आज ले लेते हैं, ठीक है। और इसमें आज हम आपको पढ़ाते हैं यूनिट 2 अनुवाद के प्रकार एवं क्षेत्र। जी हाँ, तो ये जो बुक है ये आपकी है, इसे मैं आपको बता देती हूँ थोड़ा सा तो आपके भी समझ में आ जाएगा। अनुवाद का परिचय और साहित्य अनुवाद यानी कि BHDS 183 अनुवाद सिद्धांत और प्रविधि, ये आपके सब्जेक्ट का नाम है। और इसमें हम जो है यूनिट 1 लेंगे, अनुवाद का परिचय और साहित्य अनुवाद। तो अनुवाद का परिचय और साहित्य अनुवाद का वीडियो इसमें पहला जो यूनिट है वो है यूनिट 1 अनुवाद स्वरूप और आयाम, जो ऑलरेडी डला हुआ है, आप उसे वॉच कर लीजिए नहीं किया है। आज सेकंड यूनिट ले लेते हैं अनुवाद के प्रकार एवं क्षेत्र, जो कि वेरी इंपॉर्टेंट है। तो चलिए फिर यहाँ पर देख लेते हैं। देखिए जो इसमें वेरी इंपॉर्टेंट है तो ऊपर ही है, आपको अनुवाद के आप प्रकार पढ़ लीजिए और क्षेत्र पढ़ लीजिए, ठीक है। इसमें से क्वेश्चन आ सकता है, लेकिन उसके पहले ये हम जान लेते हैं कि अनुवाद आखिर है क्या। ये भी तो इम्पॉर्टेंट है ना कि अनुवाद आखिर है क्या। ओके, मैंने जूम कर दिया, आपको थोड़ा और सही दिखेगा ये, ठीक है। ओके, तो देखिए इसमें अनुवाद के प्रकार पढ़ेंगे। अनुवाद के 2 प्रकार होते हैं, एक तो चिंतकों के अनुसार अनुवाद होता है, ठीक है, और दूसरा अनुवाद के भी विविध प्रकार होते हैं। तो यहाँ पर क्वेश्चन 2 क्रिएट हो सकते हैं कि जो विभिन्न अनुवाद चिंतक होते हैं उनके अनुसार अनुवाद के कितने प्रकार होते हैं, या फिर सीधे सिंपल क्वेश्चन पूछ सकता है कि अनुवाद से आप क्या समझते हैं और अनुवाद के विविध प्रकार कौन कौन से हैं बताइए, ठीक है। फिर विविध क्षेत्रों में अनुवाद की उपयोगिता क्या है ये भी इम्पॉर्टेंट है और इसके क्षेत्र हम देख लेते हैं, ठीक है। तो इसमें बहुत कुछ सृजनात्मक साहित्य और अनुवाद, जैसे काव्यानुवाद हो गया, कथा साहित्य का अनुवाद हो गया, नाट्यानुवाद हो गया, मुहावरे लोकोक्ति का अनुवाद। तो अनुवाद है क्या पहले ये समझ लेते हैं, ठीक है। तो अनुवाद को हम लोग क्या कहते हैं, जनरली अगर इंग्लिश में देखा जाए तो ट्रांसलेट करना, ट्रांसलेटर, ठीक है। बोलते ना एक अनुवादक चाहिए, ट्रांसलेटर चाहिए, और ट्रांसलेशन यानी अनुवाद करना, ठीक है। और ये जो परंपरा रही है बहुत पुरानी रही है, और खास तौर पे सबसे ज्यादा जो अनुवाद किए गए हैं, सबसे ज्यादा बड़ी मात्रा में अनुवाद हुए हैं वो भक्ति काल में हुए हैं, ठीक है ना। किस काल में हुए हैं, भक्ति काल में विशेष रूप से अनुवाद हुए हैं, सबसे बड़ी मात्रा में हुए हैं। तो यहाँ पे अनुवाद से तात्पर्य ट्रांसलेशन से हो गया, हिंदी से इंग्लिश में, इंग्लिश मलयालम में, मलयालम से तमिल में, इस तरह से जो ट्रांसलेट किए जाते हैं वर्ड को, शब्द को, किसी भी बुक को, किसी भी चीज को, तो वो अनुवाद कहलाता है। तो एक भाषा से दूसरी भाषा में, एक यहाँ लैंग्वेज ही तो चेंज होती है ना, अनुवाद का मतलब क्या होता है, लैंग्वेज, भाषा। तो एक भाषा से दूसरी भाषा में जब हम किसी चीज को लिखते हैं, ठीक है, तो वो अनुवाद कहलाता है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम सटीक शब्द में कहें कि अनुवाद है क्या, देखिए वर्तमान युग जो है अत्यधिक तकनीकी विकास का युग है, और यहाँ पर सूचना को विश्व के एक छोर से दूसरे छोर तक पहुँचने में केवल कुछ सेकंड ही लगते हैं, ठीक है ना, क्योंकि इंटरनेट है, सभी को मालूम है। यह अनुवाद की भूमिका कितनी महत्वपूर्ण होगी इसका अंदाजा स्वयं लगाया जा सकता है। अब भाई इंडिया में कुछ हो गया और इंडिया में कुछ हुआ और ये पता चला कहाँ, अमेरिका में, लंदन में, जापान में, न्यूयॉर्क में। हम तो हिंदी बोलते हैं ना, अब हिंदी बोलते हैं, अगर वहाँ हिंदी में आएगा न्यूज़ तो कैसे उनको पता चलेगा। भाई अमेरिका वाले तो इंग्लिश जानते हैं, जापानी लैंग्वेज जानते हैं। तो यहाँ पर अनुवाद जो है अपना रोल निभाता है, यानी ट्रांसलेटर जो है वो अपना रोल निभाते हैं और इसको ट्रांसलेट करते हैं, ट्रांसलेशन किया जाता है तो उस लैंग्वेज में, वही होता है अनुवाद, ठीक है। भारत में लंबे समय तक अंग्रेजी उपनिवेश रहा है और इसके पूर्वी मुगल शासन काल में यहाँ की राजभाषा अरबी फारसी रही है, ठीक है ना। और जिस कारण आम जन तक सूचना पहुँचाने के लिए भी अनुवाद की आवश्यकता होती थी। अंग्रेज आए तो उनको अंग्रेजी आती थी। अब राज्य उन्होंने किया 200 साल तक, तो क्या हुआ, अनुवाद ही तो यहाँ पे किया ना, यानी वो अंग्रेजी में बोलते थे और इंडियन में जिनको अंग्रेजी आती थी तो वो उसको हिंदी में ट्रांसलेट करके उनको बताते थे, और लोगों को, हम लोगों को जो पहले के लोग होते थे इंडियन, उनको बताते थे। तो ये क्या है, अनुवाद ही तो किया गया ना, ट्रांसलेट ही तो किया जाता था पहले। तो ये भारत में भी बहुत था, और मुगल काल में अरबी और फारसी उन लोगों को आती थी तो वो लोग हिंदी में उसको अनुवाद करवाते थे, फिर लोगों तक पहुँचाते थे और उस चीज़ को समझते थे, समझा
चाहते थे। ठीक है, कामकाज की भाषा भी अंग्रेजी शासन काल में क्या थी? अंग्रेजी थी। अब उनके बाद भी अंग्रेजी में ही चल रहा है। हमारा जो लैंग्वेज कहने के लिए मातृभाषा हिंदी है, लेकिन संविधान में हिंदी को दर्जा ही नहीं दिया गया है मातृभाषा के रूप में। तो जब अंग्रेजी में काम होता है तो उसका अनुवाद भी किया जाता है, हिंदी में किया जाता है, अन्य भाषाओं में भी किया जाता है। ठीक है ना। तो भारतीय भाषाओं को राजभाषा या क्षेत्रीय भाषा का दर्जा मिले रहने के कारण अनुवाद भारतीय संदर्भ में और अधिक प्रासंगिक हो जाता है, क्योंकि मूल लेखन तो अंग्रेजी में ही होते हैं। ऑफिशियली लेटर आप देखो, नोटिफिकेशन जो वगैरह गजेटेड जो नोटिफिकेशन होते हैं वो अंग्रेजी में होते हैं, लेकिन फिर उनका अनुवाद किया जाता है हर एक क्षेत्र के हिसाब से। अगर वो उत्तर प्रदेश में है तो हिंदी में, यदि वो एमपी में है तो हिंदी में, कर्नाटक में है तो वहां पे कन्नड़ में, केरल में है तो मलयालम में, इस तरह से। ठीक है, तो ये अनुवाद हो गया। आप ज्यादा इस पे नहीं जोर देते हैं, आपके समझ में आ गया होगा। ठीक है ना, कि अनुवाद क्या कहलाता है। ठीक है, ओके। अब अनुवाद के प्रकार देख लेते हैं। देखिए, विभिन्न अनुवाद चिंतकों के अनुसार अनुवाद का जो प्रकार होता है, यानी विभिन्न विद्वानों के अनुसार अगर हम माने कि अनुवाद के कितने प्रकार होते हैं, तो यहाँ पर यूनीज नायडा के अनुसार अनुवाद के 3 प्रकार होते हैं: शाब्दिक अनुवाद, भावानुवाद और पर्याय के आधार पर अनुवाद होता है। ठीक है ना, ओके। अब यहाँ पर हम दूसरा थोड़ा सा देख लेते हैं। ये इतना इम्पोर्टेंट तो मुझे नहीं लगता है, लेकिन फिर भी देखना तो हमारे लिए जरूरी है ना। रोमन जैकबसन के अनुसार, तो रोमन जैकबसन जो है उनके अनुसार अनुवाद कितनी तरह का होता है? उन्होंने भी 3 कहा है: अंतर्भाषिक अनुवाद, अंतर्भाषिक अनुवाद और अंतर प्रतीकात्मक अनुवाद कहा है। डॉक्टर भोलानाथ तिवारी के अनुसार ये इंपॉर्टेंट हो सकता है क्योंकि ये इंडियन है। ठीक है ना। तो डॉक्टर भोलानाथ तिवारी के अनुसार जो अनुवाद का वर्गीकरण 4 मुख्य आधारों पर किया गया है: गद्यत्व, पदत्व, यानी गद्यत्व पदत्व यानी गद्य और पद्य के आधार पर, साहित्यिक विधा के आधार पर, विषय के आधार पर, अनुवाद की प्रकृति के आधार पर। ये वेरी इंपॉर्टेंट है, ये चारों इंपॉर्टेंट है डॉक्टर भोलानाथ तिवारी के हिसाब से, तो इसे जरूर थोड़ा सा माइंड में रखिएगा। ठीक है। डॉक्टर नागेंद्र है, उन्होंने भी कहा है। तो इस तरह से अगर आप इसको, मैं इन चीजों को इतना इंपॉर्टेंट यहाँ पे किसी विद्वान के हिसाब से इंपॉर्टेंट नहीं दूंगी। हाँ, भोलानाथ तिवारी हैं, डॉक्टर नागेंद्र हैं, इनका थोड़ा सा आप माइंड में रख लीजिएगा। लेकिन हाँ, अनुवाद के विविध प्रकार कौन कौन से हैं, जो रियल में अनुवाद है और जो रियल में उसके प्रकार है, वो जरूर देख लीजिएगा। ये वेरी इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहला है शब्द प्रति शब्द अनुवाद। मतलब यहां पर अनुवाद की इकाई वाक्य ना होकर शब्द होता है। ठीक है ना। वाक्य यानी एक लाइन और शब्द यानी अक्षरों को मिलाकर जो बनते हैं वो शब्द होते हैं। वर्ड, शब्द, वाक्य, सेंटेंस। ठीक है। तो इस तरह के जो अनुवाद होते हैं वो स्टार्टिंग में कहाँ मिलते थे? बाइबिल में मिलते थे। ठीक है ना। और बाइबिल के अनुवाद को लेकर पश्चिम में हुई बहस में कुछ लोग इस बात को कहते थे कि बाइबिल जैसी धार्मिक एवं पवित्र पुस्तक का अनुवाद करने में किसी प्रकार की छूट नहीं ली जा सकती है, यानी शब्द प्रति शब्द का उदाहरण यहाँ प्रस्तुत करना होता है। जो बाइबिल जो उस लैंग्वेज में लिखी हुई है वो उसी लैंग्वेज के एक एक शब्द का मतलब अगर आप ट्रांसलेट कर रहे हैं, अनुवाद कर रहे हैं, तो निकालना होगा, ना कि उसके एक वाक्य का मतलब निकालना होगा, क्योंकि वाक्य का मतलब बहुत बदल जाता है और शब्द का मतलब जो होता है वही होता है जो शब्द में लिखा जाता है। ठीक है। इसलिए शब्द प्रति शब्द अनुवाद हो गया। ठीक है। जैसे यहाँ पे एक उदाहरण भी दे दिया है कि सोहन इज अ गुड बॉय। तो सोहन एक अच्छा लड़का है। स्पष्ट है कि अनुवाद वास्तव में अनुवाद ना होकर शोध भाषा के शब्द हैं। जैसे गुड यानी अच्छा, बॉय यानी लड़का, सोहन इज ए गुड बॉय, तो सोहन एक अच्छा लड़का है, ये सेंटेंस का अनुवाद हो गया, एक ही वाक्य का अनुवाद हो गया। ठीक है ना। अब चलिए शाब्दिक अनुवाद देख लेते हैं। शाब्दिक अनुवाद में क्या होता है? शाब्दिक अनुवाद में अनुवाद की इकाई क्या होती है? वाक्य होती है। शाब्दिक अनुवाद मूलतः अधिक मूलनिष्ठ होते हैं और इनमें मूल पाठ का अनुवाद कर दिया जाता है। जो वाक्य होते हैं उसी के हिसाब से एक एक लाइन को, यानी अनुवादक मूल पाठ के प्रत्येक शब्द को लेगा, फिर उपवाक्य को लेगा, फिर वाक्य को लेगा। 3 चीजें इसमें मिली हुई, इन चीजों को याद रखिएगा। शाब्दिक अनुवाद में शब्द लेगा, फिर उपवाक्य लेगा, फिर वाक्य लेगा। ठीक है। इनको ध्यान में रखते हुए शाब्दिक अनुवाद किए जाते हैं और इस अनुवाद में मूल किसी शब्द की उपेक्षा नहीं की जा सकती है, यानी किसी चीज को गलत नहीं दिखाया जा सकता है। जो लिखा है वही उसमें लिखना होगा। और शाब्दिक अनुवाद का प्रयोग कहाँ होता है? साहित्य में भी होता है। सृजनात्मक साहित्य में भी इसका जो प्रयोग किया गया, लेकिन उसमें सफलता नहीं मिली। ठीक है।
तो इसलिए साहित्यिक अनुवाद में अविधा से अधिक लक्षणा तथा व्यंजना शब्दों पर ज्यादा महत्व दिया जाता है, इसलिए शाब्दिक अनुवाद यहाँ पर सक्सेसफुल नहीं हुआ। उदाहरण, प्लीज इनक्लोज अ लिस्ट ऑफ ऑफिसर्स, कृपया अधिकारियों की सूची संलग्न करें। ठीक है, द चीफ गेस्ट इनॉग्रेटेड द प्रोग्राम, यानी इनॉग्रेशन करना। तो ये हो गया शाब्दिक। फिर भावानुवाद, जैसे पता चलता है भाव के आधार पर, भावानुवाद नाम से पता चल रहा ना, भाव के आधार पर। तो अनुवादक यहाँ भाव को केंद्र मानकर अनुवाद करता है। भाव का मतलब क्या हुआ? वाक्य, पदबंध, अनुच्छेद या फिर पूरा पाठ कुछ भी हो सकता है। ठीक है ना, इसलिए इसका प्रयोग साहित्य अनुवाद के लिए किया जाता है। भावानुवाद का, शाब्दिक अनुवाद का प्रयोग साहित्यिक सर्जना में नहीं किया जाता है, लेकिन भावानुवाद का प्रयोग इसमें किया जाता है। ठीक है, तो इसमें क्या चीज मेन होती? 3 चीजें होती, वाक्य, पदबंध और अनुच्छेद, और फिर इसके बाद पूरे पाठ का जो है। तो यहाँ पे भाव को महत्व दिया गया है। मेन इंपॉर्टेंट जो है किसको दिया गया है? भाव को दिया गया है। ठीक है, मुहावरे, लोकोक्तियां जो है इसके मेन क्या है? उदाहरण है। कहने के लिए हम कुछ भी कह देते हैं, लेकिन उसका हम भाव निकालते हैं, किसका मतलब क्या निकलता है, और यही भावानुवाद भावानुवाद कहलाता है। ठीक है, ठीक है। जैसे थोथा, चना, बाजे, घना, इस तरह की चीजें दी हुई हैं। बड़ी मूसलाधार बारिश हो रही थी, तो इस तरह की बहती गंगा में हाथ धोना, मतलब तो कुछ और निकल रहा है। बहती गंगा में हाथ धोना यानी अपना उल्लू सीधा करना, जैसे हो गया, मतलब कि उसके साथ में चलो निकल लेते हैं, कर लेते हैं काम। और थोथा, चना, बाजे, घना यानी कि मतलब तो कुछ और है इसमें। अब चना का मतलब चना खाने वाला नहीं है। बहती गंगा में हाथ धोने का मतलब है गंगा बह रही तो वहां पे जाके हाथ नहीं धोना है, तो इसके भाव पे जाना है। ठीक है, फिर छायानुवाद होता है। अगर आप 3 भी इसमें पढ़ लेंगे, याद कर लेंगे और उसको डिटेल में कर देंगे, तो बहुत अच्छी तरह से आप इसको लिख सकते हैं। ठीक है ना, तो छायानुवाद में जो अनुवाद होता है वो शब्द या वाक्य किसी इकाई से बंधे नहीं होते हैं। वो मूल रचना जो होती है, जो देश काल उस समय होता है, जो स्थिति होती है, जो रुचि होती है, उसके अनुसार रचना करते हैं। और इसमें भारतेंदु हरिश्चंद्र और शेक्सपियर आदि वगैरह आते हैं जिन्होंने अनुवाद किया था। तो ये हो गया आपका छायानुवाद अनुवाद का। ठीक है, ओके। अब यहाँ पे थोड़ा सा एक चीज देख लेते हैं, रूपांतरण भी यहाँ पे आप देख लीजिए। रूपांतरण करना यानी कि आप इस समय कह सकते हैं कि किसी इसको अनुवाद के रूप में ही लिया जाता है, लेकिन स्रोत भाषा के तत्व को लक्ष्य भाषा में प्रस्तुत किया जाता है। ठीक है ना, तो जो एक जहाँ से जो सोर्स निकाला जाता है, जो एक स्रोत होता है, उसको मेन लक्ष्य आगे के लिए रूपांतरित करना ही रूपांतरण होता है। ठीक है, ये फॉर्म के आधार पर भी होता है। प्रसिद्ध उपन्यासों अथवा कहानी पर बनी फिल्में, उपन्यास अथवा कहानी की मंची प्रस्तुत नाटक वगैरह जो होते क्या होते हैं? रूपांतरण ही तो होते हैं। यानी जो कोई चीज़ लिखी होती है, नॉवेल वगैरह, उस पर मूवियाँ बन जाती हैं, कहानियाँ होती है तो मूवियाँ बन जाती हैं, पर्दे पे आ जाती है, तो क्या होता है? रूपांतरण होता है। ठीक है, परफॉर्मेंस उस पर किया जाता है। गाने वगैरह जो है गाए जाते हैं, तो ये सभी रूपांतरण के आधार पर आ जाते हैं। अनुसृजन अथवा पुनः सृजन, अनुसृजन अथवा पुनः सृजन, ये सृजनात्मक साहित्य के अनुवाद के लिए इनका प्रयोग किया जाता है। ठीक है, अनुसृजन और पुनः सृजन का। और कविता के अनुवाद के संदर्भ में कहा जाए तो अधिक सटीक बैठता है कि अनुवादक अनुवाद करते समय इसमें इतना डूब जाते हैं कि अनुवाद के पश्चात लगभग एक नई कृति हमारे समक्ष होती है। यानी कि अनुसृजन पुनः सृजन, पुनः एक जन्म हो जाता है। मान लीजिए कोई एक बुक है और कोई उसको ट्रांसलेट कर रहा है, किसमें? अपने लैंग्वेज में, और वो ट्रांसलेट करते करते इतना खो जाता है, वो उसको इतनी बुक इतनी अच्छी लगती है कि कुछ ज़्यादा ही वर्णन कर देता है, ज़्यादा ही बखान कर देता है उसका। ठीक है ना, तो ये हो जाता है अनुसृजन पुनः सृजन, एक पुनः तरह से उसका निर्माण हो जाता है। और इस प्रकार के अनुवाद के लिए अनुवादक का भाषा और संस्कृत से परिचय आवश्यक होता है। ठीक है, गहरी समझ होती है शब्दों की, और सटीक शब्दों की गहरी समझ होती है। ठीक है, भक्तिकालीन साहित्य इसका उदाहरण है। जैसे राम के बारे में, कृष्ण के बारे में मीरा जी ने लिखा, कृष्ण के बारे में, राम के बारे में, सबके बारे में हम लोगों ने देखा। तो ये क्या था? मतलब अतिशयोक्ति वर्णन कर देना, उनमें डूब जाना और डूब के उनके बारे में लिखना। ठीक है, तो ये पुनर्सृजित कहलाता है। ठीक है, वाल्मीकि कृति राम कथा पर पुनर्सृजित विभिन्न भारतीय भाषाओं में उपलब्ध रचनाएं हुई। जब वाल्मीकि ने राम कथा लिखी तो उनके ऊपर फिर बहुत सारे लोगों ने उसको लिखना शुरू कर दिया। बहुत सारे राइटरों की रामायण यहाँ पे देखने को मिलती है, महाभारत मिलती है। तो यही कहलाता है पुनः सृजन। ठीक है, ओके।
इसे आप देख लीजिएगा, ठीक है। अनुवाद छोड़ दीजिए इसे, यदि आप 4 भी कर लेते हैं, सारा अनुवाद भी छोड़ दीजिए, सारा अनुवाद, आंसू अनुवाद, बहुत सारे पुनः अनुवाद, लिपियन अनुवाद, यहाँ पे आप मेन ले लीजिए और इनसे टिप्पणी करने के लिए भी आ सकता है, ठीक है ना। जैसे यहाँ पे है लिप्यंतरण क्या कहलाता है, ठीक है ना, लिप्यंतरण, ट्रांसलिट्रेशन क्या कहलाता है, ये यहाँ पे थोड़ा हमें देखना होगा, ठीक है। सॉरी, बैटरी यहाँ पे लो हो गई थी। ये हिंदी का पर्याय है लिप्यंतरण, और इसमें वर्तनी में प्रयुक्त जो लिप चिन्ह होते हैं उनके स्थान पर लक्ष्य भाषा में प्राप्त लिप चिन्हों का प्रयोग किया जाता है। 3 चरण में इसकी प्रोसेस होती है, फिर एस एच एस, इस तरह के रोमन और उस तरह में आ रही, इंग्लिश में है तो फिर हिंदी में आ गया, सा है तो फिर ये आ गया, इस तरह के होते हैं, ठीक है ना। ओके, विभिन्न क्षेत्रों में अनुवाद की उपयोगिता क्या है, इसे मुझे लगता है मैं नेक्स्ट वीडियो में ले लूँ। वीडियो बहुत लेंदी हो रहा होगा, मुझे ऐसा लग रहा है, लेकिन अगर 1 महीने लेती हूँ तो आपके लिए भी सही है। तो विभिन्न क्षेत्रों में अनुवाद की उपयोगिता जो है वो हम नेक्स्ट वीडियो में लेंगे। तो यहाँ पे सिर्फ हम देखेंगे अनुवाद के प्रकार, और अनुवाद के प्रकार के बाद ही यूनिट 2 में हम ले लेंगे आपका बचा हुआ, जो अभी बहुत बचा हुआ है, बहुत लेंदी वीडियो हो जाएगा। तो देखिए अभी हम तो यहीं तक पहुँच पाए हैं, और इसके बाद देखिए यहाँ से पूरा यहाँ तक अभी बचा हुआ है, तो वो हम नेक्स्ट वीडियो में ले लेते हैं, ठीक है। तो विभिन्न क्षेत्रों में अनुवाद की उपयोगिता जो है हम नेक्स्ट वीडियो में लेंगे, और आज ही हम लेके आएंगे। आपकी डिमांड बहुत सारी आ रही है सभी सब्जेक्ट की, लेकिन मेरे लिए थोड़ा सा पॉसिबल नहीं है, हेल्थ प्रॉब्लम मेरे साथ अभी चल रही है। फिर अनुवाद के इसमें क्षेत्र देख लेंगे। तो प्रकार तो हमने देख लिया, ठीक है ना। अब क्षेत्र के लिए हम दूसरा वीडियो लेके आ जाएंगे, ठीक है। ओके, उपयोगिता इसी में चलिए देख लेते हैं, फिर इसके बाद हम क्षेत्र के लिए दूसरा वीडियो ले लेंगे। अब अनुवाद की उपयोगिता देखिए सभी जगह होती है, विभिन्न सभी क्षेत्रों में होता है। चाहे हम न्यायालय में देखिए, न्यायालय की भाषा क्या है, अंग्रेजी है। निचली आदेशों में कागजात प्रादेशिक भाषाओं में होते हैं, भाई हाई कोर्ट जो होता है वो अंग्रेजी में देता है, लेकिन अब उससे नीचे वाले पर न्यायालय में जब केस जाता है, और क्षेत्रीय केंद्रों में जब केस जाते हैं, न्यायालय जो छोटे छोटे जिला न्यायालय हो गए, सत्र न्यायालय हो गए, तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे उनकी लैंग्वेज में, उनकी भाषा में उसको जो नोटिफिकेशन निकाला जाता है, ठीक है ना, इनको अनुवाद किया जाता है। लेकिन तो कामकाज की भाषा अंग्रेजी ही होती है, तो कामकाज अंग्रेजी में होता है, लेकिन नोटिफिकेशन, गजेटेड नोटिफिकेशन जो भी होता है वो सब क्या होती है, उसमें अनुवाद करके उस लैंग्वेज में, उस भाषा में निकाली जाती है, ठीक है। तो ऐसी स्थिति में 2 भिन्न भाषाई कार्य क्षेत्रों में संवाद बनाए रखने के लिए अनुवाद की आवश्यकता होती है। जैसे मैंने कहा कि 2 भाषाओं के बीच ही अनुवाद होता है, जब एक भाषा से दूसरी भाषा को समझने के लिए एक भाषा दूसरी भाषा का अनुवाद किया जाता है। किसी वस्तु, किसी चीज को एक भाषा से दूसरी भाषा में अनुवाद कही, एक भाषा से दूसरी भाषा में परिवर्तित करना ही अनुवाद कहलाता है, ठीक है ना। एक भाषा को दूसरी भाषा में A to Z बिल्कुल उसी तरह से परिवर्तित करना ही अनुवाद कहलाता है, ठीक है। सर्वोच्च न्यायालय का यहाँ पे दिया हुआ, तो आप इसे देख लीजिए, ठीक है। मीडिया का क्षेत्र भी अनुवाद का उत्तम उदाहरण है। सभी काम देखिए इंग्लिश में होते हैं, मीडिया के क्षेत्र में भी अब सभी लैंग्वेज में। अब भाई कोई प्रचार एडवर्टीजमेंट करना है तो जहाँ हिंदी वाले होते हैं वहाँ पे हिंदी में एडवर्टीजमेंट आते हैं, जहाँ पे तमिल वाले होते हैं साउथ इंडिया में देखिए तो वहाँ पे उनकी लैंग्वेज में वो प्रचार आते हैं। तो ये क्या हुआ, ये अनुवाद ही तो है ना, ठीक है ना। तो यहाँ पर ये बहुत सारी भाषाओं से होकर पहुँचता है, क्योंकि यहाँ पे लैंग्वेज जो भाषा प्रॉब्लम है, सबसे बड़ी प्रॉब्लम इनके सामने आती है। और यहाँ पे जो समाचार होते हैं, अब तमिल वाला है तो तमिल लैंग्वेज में सुनता है, मलयालम वाला मलयाली में, बंगाली वाला बंगाली में, असमी वाला असमी में, गुजराती वाला गुजरात में, तो हिंदी वाला हिंदी में। तो ये क्या है, ये अनुवाद ही तो है ना। तो एक भाषा से दूसरी भाषा में अनुवाद। यहाँ पे रोजगार भी बहुत मिलता है, बहुत रोजगार होता है। ट्रांसलेटर करने वाले लोग भी तो होंगे ना, तभी तो कर पाएंगे ना। सभी को तो सभी लैंग्वेज आएगी नहीं, तो सीधी सी बात है, अगर अनुवाद है तो यहाँ पे रोजगार भी है। और बैंकिंग, साहित्य, बाल साहित्य, कार्टून, फिल्म, लिखित साहित्य, विज्ञापन आदि के अनुवाद की कदम कदम पर आवश्यकता पड़ती रहती है, क्योंकि बहुभाषी देश है भारत, ठीक है ना। इसीलिए एक सूत्र में बधा हुआ भी है। अनुवाद के विभिन्न क्षेत्र नेक्स्ट वीडियो में लेते हैं। तो वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए नहीं किया है तो, क्योंकि मैं जैसे वीडियो डालूंगी आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिल जाएगा, ठीक है ना। चलिए फिर नेक्स्ट वीडियो इन्फॉर्मेशन के साथ हम आपसे फिर मिलेंगे, इसका सेकंड पार्ट लेकर के यूनिट 2 का। ओके, टेक केयर, बाय।